अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर सिजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन पंजाब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कतरूनी सेटअप में खरगोश फार्मिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं। देहातों में लोग किस तरह कतरूनी फार्मिंग सेटअप में कर रहे हैं और हत्ता कि ये औरतें भी काम कर सकती हैं। जो औरतें जो घर पे काम करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, लेकिन इसमें 2-3 स्टेप हैं जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है या जिन स्टेप में आपको मसाइल आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉलोनी सेटअप में जो आप कॉलोनी सिस्टम बनाएंगे उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैं 2 साल से इस काम के अंदर हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कॉलोनी सेटअप के अंदर आपने जो जगह बनानी है, कम से कम इतनी जगह बनाएं, क्योंकि आजकल जो दोस्त फार्मिंग कर रहे हैं या जो लोग नए फार्मर आ रहे हैं वो किस वजह से इस फार्मिंग से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको बॉक्स सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना कैश सिस्टम्स की वजह से लोग बोलते हैं कैश सिस्टम से जो है वो ज़्यादा दूर हो जाते हैं कि हम कैच किस तरह बनाएं। लेकिन कॉलोनी सेटअप थोड़ा सा आसान है, इसमें 2-3-4 पॉइंट हैं जिस वजह से आप लोग जो है उनकी अगर पहले ही तरतीब सही कर लें तो आप लोगों को इन मसाइल से दो चार नहीं होना पड़ेगा। सबसे पहले जो आप कॉलोनी सेटअप में और जो आप कह रहे हैं जो दूसरा सेटअप आप कैच सिस्टम है, उसमें फ़र्क इतना है कि अगर कॉलोनी सेटअप में आप अपने खरगोश रखेंगे, जितना खरगोश भागेगा दौड़ेगा हरकत करेगा इतना इसका इम्यून सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम करेगा और हमारे खरगोशों में बीमारियां बहुत ज़्यादा कम आएंगी। और कॉलोनी सेटअप के लिए आपको दो तीन चीज़ें हैं जिनकी आपको सेटिंग सही तरीके से करनी है, उसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई मसला भी दरपेश नहीं आएगा। उसके लिए सबसे पहला सिस्टम जो है कि ये जो खरगोश के बच्चे होते हैं इनके ऊपर क्या क्या चीज़ हमला करती है। नंबर 1 कुत्ता, नंबर 2 बिल्ली, नंबर 3 चील, क्योंकि चील भी जो है वो खरगोश के बच्चे उठा के लेकर के जाती है। कि जिस तरह आप ये मेरे पीछे खुला आसमान देख रहे हैं, अगर आपने इस तरह का सेटअप बनाया, साथ पीछे कमरा बनाया उनकी ब्रीडिंग के लिए, तो आप ये जो ऊपर ये सिस्टम है, ये ऊपर जो ये जगह खाली है इसके ऊपर आप कोई भी जालीदार चीज़ लगाएं ताकि जो चील बिल्ली या कुत्ता ये दीवार वगैरह से ऊपर आके अंदर रैबिट को नुकसान ना पहुंचाए या रैबिट के बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। सबसे पहला सेटअप में आपने ये रखना है, क्योंकि ये आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आपको पता चलेगा उस टाइम आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। उसके बाद दूसरी बात है उनकी सफाई का ख्याल रखना, क्योंकि कॉलोनी सिस्टम में खरगोश ज़्यादा भागते दौड़ते हैं तो उनकी जो मेंगनी होती है या जो यूरिन होता है वो सारा जनाब वो फर्श के ऊपर दीवारों के ऊपर होता है, उसकी सफाई का ख्याल रखना है। इनकी जितनी भी यानी कि यूरिन हो गया या इनकी जो मेंगनी है वो आपको फसलों के काम आती हैं। आप लोग इसको इकट्ठा करके आप फर्टिलाइजेशन के काम में इनको लगा सकते हैं, लेकिन आपने हर दूसरे चौथे दिन इसकी सफाई सही तरीके से करनी है। हर दूसरे दिन या तीसरे दिन, लोग हर चौथे तीसरे दिन करते हैं, इतनी इनका वो नहीं होता कि ये दूसरे जानवरों से ज़्यादा यानी कि दूसरे जो बड़े जानवर हैं उनसे ज़्यादा इनका वो नहीं होता मेंगने वगैरह, लेकिन आपने हर दूसरे चौथे दिन इनकी सफाई करनी है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मसला इनकी खारिश का आ सकता है। क्योंकि खरगोश जब आप कॉलोनी सिस्टम में रखेंगे तो आपको इन खरगोशों के अंदर खारिश का मसला आएगा अगर ये एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि खारिश एक ऐसी बीमारी है इंसानों में भी अगर आ जाए तो एक इंसान से दूसरे इंसान के कपड़ों की वजह से या बिस्तर की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में ये कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि ये जो खारिश की बीमारी होती है, खरगोश एक दूसरे के साथ कॉलोनी सिस्टम में भागते दौड़ते एक दूसरे के साथ टच होते हैं, जिससे इनमें जो खारिश की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक खरगोश से दूसरे खरगोश में मुंतकिल हो जाती है, जिससे आप थोड़े बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसकी मेडिसिन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चे देती है रैबिट, तो कोई अगर 10-12 बच्चे इसने दिए हैं तो 1-2 बच्चा लाजम एक्सपायर होता है, जिससे उसके ऊपर जो च्यूटियाँ वो जाती हैं और साथ इनके जो दूसरे बच्चे होते हैं, या आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा, दूसरे बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर भी हमला कर देती हैं, क्योंकि जो बच्चे नए होते हैं उनके अभी बाल नहीं आए होते तो च्यूटियाँ उनको भी नुकसान पहुँचाती हैं, जिसकी वजह से आपके जो सारे बच्चे हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आप ब्रीडिंग बॉक्स लगाएंगे, आपका 1 या 2 बच्चे उसमें से एक्सपायर होंगे तो आपने उठा के वो बच्चे बाहर फेंक देने हैं, जिससे आपके दूसरे बच्चे महफूज रहेंगे और आपकी फ़ीमेल आके सही तरीके से अपने बच्चों को फीड भी कराती रहेगी। क्योंकि बाद औक़ात अगर ये छोटे ज़मीन के अंदर जब ये ब्रीडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा खरगोश उसके अंदर घुस जाते हैं। हम कहते हैं कि मेल ने बच्चे मार दिए, लेकिन इस तरह नहीं होता, क्योंकि जो फीमेल है वो बच्चों तक जा ही नहीं पाती, ना ही उनको सही तरीके से ब्रीड करवाए, क्योंकि जो फीमेल है उसका फीड करवाने का एक टाइम है। तो पूरी रात में सिर्फ एक ही दफ़ा वो 24 घंटे में फीड करवाती है, जो मसलन तहज्जुद के बाद अज़ान टाइम किस टाइम पे वो अपने बच्चों को डेली फीड करवाएगी। उसके अलावा दूसरा टाइम में वो अपने बच्चों के पास जो रैबिट है वो नहीं जाता, और फीमेल जो है इसी टाइम पे आके ब्रीड भी करती है और इसी टाइम पे जो है वो अपने बच्चों को फीड भी करवाती है। क्योंकि जो रैबिट है इसका एक अपना ब्रीडिंग का तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रैबिट जो है वो ब्रीडिंग किस तरह करता है, उसका टाइमिंग क्या और नेस्टिंग किस तरीके से, ये तकरीब मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर जो आपकी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, वो
اس کے حوالے سے آپ ان کی ڈیٹ وغیرہ دیکھ کر ان کی اس حوالے سے ان کا سیٹ اپ صحیح طریقے سے ریڈی رکھیں، تاکہ جو فیمیل ہے اس کا ایک ٹائم ہے، اس کے ٹائم کے علاوہ وہ زیادہ تر بریڈنگ نہیں کرتی۔ اگر آپ باکس لگائیں گے ایک آدھ بچہ، لیکن اس میں بھی آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب بچوں کو ہاتھ لگانا ہے، آپ جو خوراک ریبٹ کو دے رہے ہیں، مثلا جو ونڈا دے رہے ہیں، جو چارہ دے رہے ہیں، وہ آپ نے تھوڑا سا اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کے اوپر لگا کر پھر جا کے آپ نے ریبٹ کو ہاتھ لگانا ہے، کیونکہ جب اگر اسی طرح آپ لوگ ہاتھ لگائیں گے تو فیمیل جو ہے ان بچوں کے پاس نہیں آئے گی، ان کو دودھ نہیں پلائے گی، اور اس سے آپ کے سارے بچے جو ہیں وہ ایکسپائر ہو سکتے ہیں، کیونکہ فیمیل اپنے آپ کے ہاتھوں کی سمیل ان بچوں کے پاس ان بچوں کو لگ جائے گی، اور جو فیمیل ہے ان کو بریڈ نہیں کروائے گی۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بریڈنگ باکس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اینٹوں کے کمرے بنا دیتے ہیں جس تک آپ کی نظر بھی آسانی سے، اور آپ 2-3 دفعہ دن میں لازم واچ کریں اپنے جو آپ کی فیمیل نے بچے دیا، اگر کوئی بچہ ایکسپائر ہوگا تو اس کو اسی ٹائم ادھر سے اٹھا لیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی خوراک کے حوالے سے بات کریں تو جتنا میل اور فیمیل مل کے اپنے بچوں کی خوراک، اس کے علاوہ اگر ہم لوگ خوراک کے بارے میں بات کریں تو ریبٹ کی جو خوراک ہے وہ جتنی بکری کی خوراک ہے سیم یہی ساری خوراکیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ونڈے کا سسٹم، تھوڑا بہت ونڈے کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، لیکن تھوڑا بہت ونڈا اگر آپ ساتھ ساتھ ان کو دیتے رہیں گے، اور آپ لوگ میل کو فیمیل سے علیحدہ رکھیں گے، کیونکہ جب آپ ہر مہینے ان سے بریڈ لیں گے تو آپ کی جو فیمیل ہے وہ ہیلدی بچے نہیں دے گی، جس سے آپ کے جو بچے ہیں وہ زیادہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو صحت مند ہیں وہ کم بچیں گے۔ آپ کم سے کم 25 سے 50 دن، یعنی کہ 25 دن آپ نے بیچ میں لازم وقفہ دینا ہے، اور اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی بریڈ تو کم آئے گی، لیکن آپ کی جو فیمیل ہے وہ بچوں کو 45 سے 50 دن تک جب فیڈ کروائے گی تو آپ کے بچے صحت مند ہوں گے، اور نیکسٹ ٹائم جب وہ بریڈ کرے گی تو دوسرے بچے اور بھی صحت مند ہوں گے، کیونکہ ان کو اس کو 25 سے 30 دن کا وقفہ مل جائے گا۔ نہیں تو ریبٹ ہر مہینے بعد بریڈ کرتی ہے، اگر میل ان کے ساتھ رہتا ہے تو ریبٹ تقریباً ہر مہینے میں بریڈ کر دیتے ہیں، جس سے آپ کے جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو خرگوش ہیں وہ ہر مہینے بریڈ کرنے سے زیادہ ایکسپائر بیبی آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو اس کام میں لاس آئے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم گوٹ فارمنگ اور کوک فارمنگ کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ شروع کرنے والا ہوں، تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔